हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। टू आई एस एन पी सी एस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपनी प्रीवियस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए कि टाइप्स ऑफ जो बिल्स हैं उनका क्या क्या नेचर रहता है, कौन से हाउस में कौन सा बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस हो सकता है और क्या। अभी तक हम लोगों ने जो जनरली सब लोग जानते हैं, जो बेसिक पॉलिटी को जानता है वो जानता है कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल जो होते हैं पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा की कोई हैसियत नहीं होती। 14 दिन के लिए उसके फॉर्मेलिटी के लिए एक प्रोसीजर बस कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि उसको दे दो और वो जो भी रिकमेंडेशन वगैरह दे उसको देने दो। लेकिन अगर वो वापस नहीं करता 14 दिन के अंदर, या फिर अगर वो रिकमेंडेशन दे भी तो लोकसभा कोई बाध्य नहीं है इस चीज़ के लिए, कोई मजबूर नहीं है कि उसको वो बातें उसकी माननी ही है, या फिर अगर वो 14 दिन के लिए रख कर बैठ गया तो उसके आगे भीख मांगनी है कि हमें वापस कर दो, टाइम हो रहा है, इसको पास करना है। मनी बिल की पूरी जो पावर होती है वो लोकसभा के हाथ में होती है। राज्यसभा का सिर्फ जो नेचर होता है वो फॉर्मेलिटी का नेचर होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेकिन मनी बिल के कंटेक्स में एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत हमने करी थी, वो थी राज्यसभा से रिलेटेड कि अगर रिकमेंडेशन जो राज्यसभा ने दी है और लोकसभा अगर उसको मान ले मनी बिल के केस में, तो हम उसको क्या कहेंगे कि मनी बिल हैज़ बीन पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन मॉडिफाइड फॉर्म। और अगर लोकसभा नहीं माने, रिकमेंडेशन दी है राज्यसभा ने और लोकसभा नहीं मानता, तो हम लोग उसको कहेंगे कि मनी बिल इज अज्यूम्ड टू हैव बीन पास इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है। अब ना आज की क्लास ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल से अगर आप कंपेयर करो तो उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये टॉपिक ना बच्चों को पता नहीं होता है। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे रीज़न क्या होता है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को, इवन अपने फ्रेंड्स को, गलती करते हुए देखा है इस टॉपिक के ऊपर टेस्ट सीरीज़ में एंड रियल यूपीएससी के पेपर में भी। मुद्दा है फाइनेंशियल बिल। अब कई लोग फाइनेंशियल बिल को, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बिल्कुल मनी बिल की तरह समझते हैं। लेकिन अगर ये पूरी की पूरी तरीके से अगर इसका नेचर मनी बिल होता तो श्रेया हमने इसको फिर मनी बिल के कंटेक्स्ट में ही डिस्कस नहीं कर लिया होता क्या, बताओ। अगर अलग हेडिंग बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसको, तो कुछ तो इफ्स एंड बट्स होते होंगे ना, जो कि मनी बिल से इसको अलग बनाते होंगे फाइनेंशियल बिल को, इसकी हेडिंग को, है ना। तो इसको देखना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आगे लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले बता देना चाहता हूँ। देखो, यूपीएससी का नेचर ऐसा होता है कि यूपीएससी जब भी किसी चीज़ के बारे में बहुत सालों तक पूछते एग्जॉस्ट हो जाता है ना, तो वो टॉपिक तो वही चुनता है, लेकिन उसमें से फिर ना वो जो फ्रिंज एरियाज़ के टॉपिक्स होते हैं, जो पेरीफेरी एरियाज़ के जो टॉपिक होते हैं, जो नॉन सेंस से फैक्ट लगते हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बना लेता है। तो मनी बिल के बारे में यूपीएससी और स्टेट पीएससी ना पिछले 25-30 सालों से पूछते चले आ रहे हैं। अब इनको बिल्स के बारे में तो पूछना ही होता है भाई। ऑर्डिनरी बिल के बारे में तो हर एक लौंडा लौंडी आंसर कर लेंगे। एंड हर एक एग्जाम में प्रीलिम्स का पर्पस यही होता है, मेंस तक बच्चों को पहुंचाना नहीं, उनको मेंस तक लिखने के लिए रोकना। क्योंकि 15 लाख से 15,000 की एंट्री करवानी है मेंस के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है, दिस इज अ पेपर ऑफ नॉट एंट्री बट एलिमिनेशन। अब उसके लिए यूपीएससी का कमिंग ईयर्स में अब जो फोकस है वो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल से हटकर फाइनेंशियल बिल पर आ गया है। मैं आपको इस बात के लिए एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल की अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कम भी है ना, या कुछ भी नहीं पता आपको, तब भी आपका काम चल जाएगा आने वाले प्रीलिम्स के अंदर, जो भी जिस भी साल में आप लोग प्रीलिम्स के अंदर बैठने वाले हो। लेकिन फाइनेंशियल बिल, ये वाला लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसका तो टैटू करवा लेना पूरा अपने शरीर के ऊपर। तो बात करते हैं फाइनेंशियल बिल की। है इजी, लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा आपको इफ्स एंड बट्स जानने पड़ेंगे कि क्या चीज़ फाइनेंशियल बिल की हेडिंग को मनी बिल से अलग बनाता है। बस इतना ही गेम है इसका। तो शुरू करते हैं इसको। फाइनेंशियल बिल वो बिल होते हैं दोस्तों जो कि फिजिकल मैटर्स के साथ डील करते हैं। अब यहाँ पर जो भी डिस्कशन है ना, आपको थोड़ा सा नितिन सिंघानिया इंडियन इकोनॉमी से मिलती जुलती दिखेगी। इकोनॉमिक टर्म्स नहीं, लेकिन कुल मिलाकर आप समझ जाओगे कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है, जिसकी कमान सरकार के हाथ में है 5 सालों के लिए। ठीक है। उसकी हालत क्या होगी वो सरकार डिसाइड करेगी। तो फाइनेंशियल बिल वो बिल होते हैं जो कि फिजिकल मैटर के साथ डील करते हैं, यानी कि रेवेन्यू के साथ और एक्सपेंडिचर के साथ। यार अब ये वाली बात तो मनी बिल भी डील करते हैं। मनी बिल भी तो डील करते हैं ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है। अब देखो ना, अगर हम लोग बात करें सिर्फ एक हेडिंग को पकड़ लें, टैक्स को, या फिर कहाँ गया ये टर्म, हाँ, बोरिंग को, ये सारी चीज़ें, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का नाम अगर हम लोग पकड़ लें, या पेमेंट ऑफ मनी वर्ड को पकड़ लें, विड्रॉल ऑफ मनी को पकड़ लें, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी तो बताओ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से ही रिलेटेड है ना, है कि नहीं। लेकिन
फाइनेंशियल बिल को कुछ चीज़ें अलग बनाती हैं मनी बिल की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उससे। कॉन्स्टिट्यूशन ने, देखो ध्यान से सुनना ये वाली लाइन, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो टर्म है फाइनेंशियल बिल, ये थोड़ा सा ना मनी बिल से बिल्कुल विपरीत होकर, अलग हटकर इसको टेक्निकल सेंस में यूज़ कर रखा है। ठीक है, यानी कि मनी बिल में मोटा मोटी ये बता रखा है कि भाई सरकार के पास अलग अलग सोर्सेज से पैसा कहाँ आता है, सरकार उसको खर्च कहाँ करती है, सरकार की तिजोरी के ऊपर फोकस बहुत कर रखा है मनी बिल की डेफिनेशन ने, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड उस तिजोरी से सरकार कितना पैसा निकालती है, वापस कितना ठूस देती है, सरकार की जवाबदेही कितनी है पैसा निकालने और डिपॉजिट करने के ऊपर, ये सारी बातें। तो मनी बिल के अंदर जो भी डेफिनेशन है मनी बिल की, वो थोड़ा सा मैक्रो लेवल से बात करता है। लेकिन फाइनेंशियल बिल पर जैसे ही हम लोग आते हैं तो हमारा नेचर उसको डिस्कस करने का, किसको डिस्कस करने का, सरकार के पैसों के मुद्दे को डिस्कस करने का, पैसे का आना और पैसे का जाना। ये थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल हो जाते हैं, यानी कि स्पेसिफिक हो जाते हैं, टू द पॉइंट होकर बातें होती हैं और स्पेसिफिक टर्म्स मेंशन्ड होती हैं फाइनेंशियल बिल के अंदर। वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा क्या। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग ये सोचते हैं या स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मनी बिल एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंडर आते होंगे फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल मनी बिल से छोटे होते होंगे, जबकि उल्टा केस है। फाइनेंशियल बिल ही एक्चुअली 3 तरीके के होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल बिल जो हेडिंग है ये अम्ब्रेला टर्म है, ये अपने अंदर समाता है 3 टर्म्स को। मनी बिल, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, विच आर कवर्ड अंडर आर्टिकल, जो भी मतलब उसके जो टॉपिक्स हैं, विच आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 110। अब फाइनेंशियल बिल जो एक्चुअली ये जो टर्म है, अम्ब्रेला टर्म तो है, इसके अंदर मनी बिल भी आ जाता है, लेकिन अब प्रॉपर अगर फाइनेंशियल बिल के बारे में बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। बहुत एक माइन्यूट सा आर्टिकल का डिफरेंस आपको क्लॉज में देखने को मिलेगा। दोनों के लिए आर्टिकल 117 यूज़ हैं, बस इसके लिए जो यूज़ है वो क्लॉज 1 यूज़ है, क्लॉज 3 यूज़ है। अब आपका सवाल, क्या ये याद करना है? मैंने क्या बोला शुरू में कि इसके लिए तो एक एक लाइन के ऊपर आप अपनी बॉडी के ऊपर टैटू करवा लो। बिल्कुल, ये आपको क्योंकि मेंस में भी कोड करके ही लिखना पड़ेगा, तभी आपके नंबर आएंगे। जीएस पेपर 2 की स्पेसिफिक राइटिंग ये होती है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के आंसर लिखते हो, आप हवा में बातें मत करो, आप कंधे पे बंदूक रख के चलाओ। किसके? संविधान के। यू शुड कोट आर्टिकल्स। सुप्रीम कोर्ट के, यू शुड कोट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक इमरजेंसी वगैरह। ठीक है, तो आप खुद से कुछ मत बोलो, क्योंकि आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता जीएस पेपर 2 के अंदर। इट इज़ नॉट अ ओपिनियन पेपर। ओपिनियन वाली बात सिर्फ ऐसे और एथिक्स में होती है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बात करनी पड़ती है। तो अगर आप फाइनेंशियल बिल के बारे में कुछ बोल रहे हो तो आप सामने वाले एग्जामिनर को ये बता दो कि यार देखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आर्टिकल 117 क्लॉज 1 या आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के अंदर या फिर आर्टिकल 110 के अंदर गिवन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये इम्प्लाई ये करती है कि मनी बिल्स आर सिंपली अ स्पीशीज ऑफ फाइनेंशियल बिल। देख रहे हो श्रेया, ईवीएस ले आए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कभी टर्म लिख मत देना जीएस पेपर 2 के अंदर। थोड़ा सा लक्ष्मीकांत बुक ने इसको ग्लिटरी बना रखा है, आप ऐसी टर्म्स कभी यूज़ मत करना। आप सिंपली एक अम्ब्रेला टर्म, जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ ना, बस फाइनेंशियल बिल जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है और उसके अंदर ये 3 बिल समा जाते हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। ठीक है, आर्टिकल 110, 117 क्लॉज 1, 117 क्लॉज 2। अच्छा, अगर आपको ये बोलना नहीं आया ना कभी इंटरव्यू में, अगर आपसे पूछ लिया जाए, मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ हालांकि लक्ष्मीकांत के लेक्चर्स में। इसको अगर आपको कभी भी कोई आर्टिकल लिख रखा रहता है ना, इसको सिंपली बोलते हैं हम लोग 117, 117। जब भी किसी आर्टिकल के आगे कोई ब्रैकेट लग जाए, आप इसको बोलते हो आर्टिकल 117 क्लॉज 1। अगर एक और ब्रैकेट लग जाए, आप इसको बोलोगे आर्टिकल 117 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो यानी कि जो पहला ब्रैकेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉज, जो दूसरा ब्रैकेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब क्लॉज। ये सिर्फ इसलिए ताकि आप इंटरव्यू में आपके जो होंठ हैं वो लड़खड़ाए ना, आपकी ज़बान से लिप्स के साथ तालमेल होकर सही तरीके से जो इंटरव्यूअर है उस तक बात पहुंच जाए बस। ठीक है, ताकि आप बोलो कि सर आर्टिकल 117 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट ए, ऐसा नहीं बोला जाता, उसको बोलने का तरीका होता है। ठीक है, तो सारे के सारे जो मनी बिल्स हैं वो फाइनेंशियल बिल होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते हैं।
ये वाली लाइन भी याद रखना, और अभी ये लाइन क्लियर भी हो जाएगी आपको डिस्कशन आगे करते करते, ठीक है। सिर्फ वही फाइनेंशियल बिल मनी बिल कहलाते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली ऐसे मैटर्स के साथ डील करते हैं जो कि आर्टिकल 110 के अंदर गिवन है। यानी कि देखो, हमें एक चीज़ ये जानने को मिली, फाइनेंशियल बिल मनी बिल हो सकते हैं अगर उनके अंदर ऐसे मैटर्स जो हैं वो स्पेसिफाइड हैं जो कि आर्टिकल 110 के अंदर गिवन है। अब हमें कन्फ्यूजन इस बात से हो सकती है कि यार वो ये कह रहा है कि ये फाइनेंशियल बिल के अंदर आर्टिकल 117 के अंदर 110 आर्टिकल वाली बातें भी हो सकती हैं, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल बिल को कौन सर्टिफाई करेगा, या जैसे मनी बिल को कौन सर्टिफाई करता था कि इट इज़ अ मनी बिल और उसका डिसीजन कभी भी चैलेंज नहीं हो सकता कहीं पर भी, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, या कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन का तो कोई दूर दूर तक रोल होता ही नहीं है मनी बिल के केस में, उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर कि ये मनी बिल है कि नहीं है, क्योंकि ये लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस होता है मनी बिल। तो दीज आर ऑल्सो सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज मनी बिल, ठीक है। अब देखो क्या है, जो फाइनेंशियल बिल है, अगर स्पेसिफिक हम इसके बारे में बात करें, क्लॉज 1, क्लॉज नहीं बोलना चाहिए, पार्ट 1 पार्ट 2, ये जो है आर्टिकल 117 के अलग अलग क्लॉजेस के अंदर गिवन है, डील करे जाते हैं। क्लॉज 1, क्लॉज 3, अगर क्लॉज 1 है तो वो फाइनेंशियल बिल 1 है, क्लॉज 3 तो फाइनेंशियल बिल वो 2 है, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी तो ये हमने इसका सिर्फ एक नेचर जान लिया कि संविधान में किस तरीके से गिवन है। अब इसकी गहराई में चलते हैं, इसके कंटेंट के ऊपर बात करते हैं कि फाइनेंशियल बिल 1 और 2 में डिफरेंस क्या होता है। ये तो हम समझ गए कि कुछ कुछ फाइनेंशियल बिल भाई मनी बिल हो सकते हैं अगर वो आर्टिकल 110 की बातें कर रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन तो हमें अभी तक इस बात से भी है ना कि आर्टिकल 117 के अंदर आर्टिकल 110 की बातें भी हो जाएंगी क्या। अभी देख लेते हैं इस चीज़ को। ये डिफरेंस तो मैंने कल कराई दिया था ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के केस में, है ना, ये टेबल था बीच में। हम टू द पॉइंट बात करते हैं और हिट करते हैं इस चीज़ को। फाइनेंशियल बिल 1, जो फाइनेंशियल बिल 1 होता है वो एक ऐसा बिल है, ध्यान से समझना, that contains not only any or all the matters in article 110, यानी कि ये फाइनेंशियल बिल जो 1 है, इसके लिए अगर मैं आर्टिकल यहाँ पर लिख दूँ 117 क्लॉज 1, इसके कंटेंट को अगर मैं अनफोल्ड करूँ, इसके अंदर सारी की सारी वो वाली बातें जो कि मनी बिल 110 के आर्टिकल के अंदर डील करी जाती है वो तो होंगी, प्लस कुछ जर्नल मैटर्स भी यहाँ पर स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है। हो गया ना थोड़ा सा ब्रॉडर श्रेया इसी बात से। आर्टिकल 110 की तो पूरी पूरी बात कर ही रहा है, यानी कि मनी बिल को तो समा ही लिया इसने अपने अंदर, देखो। बट ऑल्सो अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, उसके बियॉन्ड भी जाकर और मैटर्स के साथ डील करता है। तो आर्टिकल 110 से थोड़ा सा रेंज में पड़ा हुआ ना कि 110 की तो पूरी बातें हैं ही 117 के अंदर, ठीक है। एंड कुछ जनरल मैटर्स भी हैं। फॉर इंस्टेंस, कोई भी अगर एक जो बिल है जिसके अंदर एक बोरिंग क्लॉज है, ये बोरिंग क्लॉज का मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे जो बिल्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास के अंदर, अभी हमने पढ़ा ना, इस वर्ड को मत भूलना, ये सरकार की हर नीति फिस्कल मैटर्स या फिस्कल डिसीजंस के साथ डील करते हैं, ये सारे के सारे बिल। तो जो बोरिंग वाली बात हो रही है, किसकी बोरिंग की बात हो रही है, यूनियन गवर्नमेंट की, है ना। तो कोई भी ऐसा बिल जिसके अंदर एक ऐसा यूनियन गवर्नमेंट का बोरिंग क्लॉज हो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बोरिंग से ही डील करता हो सकता है ना, ये वाली बात मैं आपको समझाता हूँ। सरकार ने IMF और वर्ल्ड बैंक से मान लो पैसा मांगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना, और ऐसा था भी नहीं, ज़रूरी क्या, मैं चलो रियल इंसिडेंट बता देता हूँ। 1991 में जब ये LPG रिफॉर्म्स आते हैं, $7 बिलियन का जो लोन पास करा IMF और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को जो दिया, ये बात इंडिया की सिर्फ फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने के लिए नहीं थी, मुद्दा कुछ और भी था। IMF और वर्ल्ड बैंक इनका एग्जिस्टेंस आया था, अगर आप IR पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के IR, तो उसमें एक सिस्टम आया था इनका, ब्रिटॉन्स वुड सिस्टम, आपने शायद से सुना हो उसको।
ब्रिटॉन वुड्स सिस्टम एक्चुअली क्या है अर्पित, ये जो जितनी यूएसए के अंडर जितनी ये संस्थाएं हैं ना जो कि दुनिया को कैपिटलिस्ट नेचर का बनाना चाहती हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये सारी की सारी संस्था इस एग्रीमेंट के तहत आई थी। एक्चुअली एग्रीमेंट था ब्रिटॉन वुड्स एग्रीमेंट। इसको सिस्टम इसलिए कहा जाता है, दुनिया का मेजर पैसे की कमान आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ के पास है, लेकिन इनको चलाने वाला अधिकारी कौन है? ये किसके अंडर है? यूएसए। हेजीमनी तो उसी की है, हमने पढ़ा था आईआर में, है ना। अब क्या है, ये सारे के सारे जो कंट्रीज जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, ये उनको लोन दे देते हैं। आज के समय में श्रेया हम लोग क्या करते हैं कि चाइना के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को लेकर चल रहा है और कंट्री को लोन देकर अपने झांसे में फंसा लेता है और फिर उनके किसी न किसी एसेट के ऊपर कब्जा कर लेता है। लेकिन कुछ चालाकी और कुछ ब्लेम तो ब्रिटॉन वुड्स सिस्टम को भी सहना चाहिए। आज इनको चाइना बुरा लगता है, लेकिन पास्ट में इन्होंने भी ऐसे ही करा। हालांकि कंट्री के एसेट के ऊपर कब्जा करना इनका कभी भी मकसद नहीं था। इनका सिंपल सा मकसद ये रहता है कि दुनिया को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की राह पर लेकर जाना, कैपिटलिस्ट कंट्री बना देना। समझ लो मेरी बात? ठीक है, कैपिटलिस्ट कंट्री बना देना। अब जब क्या होता है, वापस आता हूं मैं इस टॉपिक के ऊपर। 1991 में जब इंडिया को, अगेन आई रिपीट, $7 बिलियन का जो लोन प्राप्ति हुई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, तो इन्होंने सिर्फ इंडिया की फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए पैसा नहीं दिया। ये एक इन्होंने शर्त ये भी रखी कि इंडिया की इकोनॉमी जो अभी तक एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, अब इंडिया को अपनी जो डोर्स हैं इकोनॉमी के वो ओपन करने पड़ेंगे, ताकि कैपिटलिस्ट कंट्री स्पेशली यूएसए और वहाँ पर जितनी भी उनकी जो मार्केट है वो आके अपनी जड़ें जो हैं वो हिंदुस्तान में टिका सके। उसी के बाद ये सारे के सारे आपको नाइकी, एडिडास और जितनी भी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, आपकी KFC हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, ये सब आपको देखने को मिलते हैं हिंदुस्तान के अंदर। अब एक बार बताओ, ये सिर्फ मुद्दा 91 के LPG रिफॉर्म्स का और रिफॉर्म्स का आना, बात तो एक्चुअली अर्पित कभी भी रिफॉर्म्स की तो थी नहीं। पूरा का पूरा जो मयूर जो मुद्दा था वो तो इंडिया की फाइनेंशियल क्राइसिस का था। रिफॉर्म्स तो आने का कुछ मतलब ही नहीं बनता ना। आप मुझसे पैसा मांग रहे हो श्रेया, और मैं आपके घर का स्ट्रक्चर चेंज करवा रहा हूँ, इसका कुछ तालमेल ही नहीं है ना। मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि श्रेया अपने घर में एक बालकनी और बनवा लो, बालकनी को थोड़ा चौड़ा करवा दो, दीवारों का कलर ऐसा करवा दो, इससे आपकी बोरिंग का क्या लेना देना। लेकिन फाइनेंशियल बिल इसी आस्पेक्ट में, इसी रिस्पेक्ट में थोड़े से ब्रॉडर हो जाते हैं मनी बिल से, क्योंकि ये सिर्फ पैसों के अलावा और भी मुद्दों के बारे में बात करना जानते हैं। देखो अब पढ़ो इस लाइन को और LPG रिफॉर्म्स पर अपना दिमाग ले जाना। एक जो बिल जिसके अंदर बोरिंग क्लॉज है, अब देखो हर नीति से ज़रूरी तो नहीं ना कि वो एक्सक्लूसिवली बिजनेस सिर्फ बोरिंग के साथ ही डील करे सरकार की। क्या ये 1991 के LPG रिफॉर्म्स वाला जो $7 बिलियन का जो लोन पास हुआ, ये इस चीज़ को जस्टिफाई करता है क्या? बताओ। तो क्या मैं इसमें ये वाली लाइन ला सकता हूँ श्रेया? आर्टिकल 110 के अलावा जर्नल मैटर भी हो गया 1991 के LPG रिफॉर्म्स के मुद्दे में, है ना। पैसों के अलावा और भी बातें हो गई, जिससे हमारे देश का स्ट्रक्चर जो है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया, है ना। अब इस आस्पेक्ट में ना फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो सिमिलर होता है मनी बिल से, दो आस्पेक्ट। नंबर 1, चाहे मनी बिल हो अंडर आर्टिकल 110 और फाइनेंशियल बिल 1 हो आर्टिकल 117 क्लॉज 1, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। एक तो ये सिमिलरिटी। दूसरी, दोनों के दोनों बिल राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन से ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। मनी बिल के कंटेक्स्ट में तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करी थी ना इसके बारे में श्रेया, कि प्रेसिडेंट, एक्चुअली हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट के पीछे बैकअप जो होता है वो PMN काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है पूरा का पूरा। लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया है, अगर उसके ऊपर हम लोग बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा प्रोसेस यही कहता है कि राष्ट्रपति जो है ना, उन्हीं की रिकमेंडेशन से ये इंट्रोड्यूस हो सकता है लोकसभा के अंदर। अब आज आपको एक और बात जानने को मिल गई मयूर, कि आर्टिकल 110 एंड 117 क्लॉज 1
दोनों के दोनों ये आर्टिकल के तहत जो भी बिल इंट्रोड्यूस होंगे जिनका नाम होता है मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल 1 रिस्पेक्टिवली, वो राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन से ही, उनके ओपिनियन से ही, उनके सुझाव से ही लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर आ सकते हैं। अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर तो जाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि इस बिल के अंदर जो कंटेंट है वो पैसों का लेन देन है, और 5 साल के लिए जब सरकार जो बन रखी है तो जनता के पैसे की जिम्मेदारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि सरकार की तिजोरी है, उसकी चाबी वो करंट सरकार के हाथ में है। एंड सरकार इज इक्वल टू लोकसभा की आइडेंटिटी, इसलिए ये वाला बिल सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। यहां तक बात समझ में, मैं आगे बढ़ूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, सारे के सारे एस्पेक्ट में जिस प्रकार से श्रेया हमने मनी बिल पास करवाया था ना, अगर हमें फाइनेंशियल बिल 1 को पास करवाना है, यानी कि आपके सामने एक चिट्ठा पढ़ रखा है, यू आर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा श्रेया, और आपके सामने एक चीज़ आई कि अब इस टॉपिक का नाम आर्टिकल 110 मनी बिल नहीं है, आर्टिकल 117 क्लॉज 1 फाइनेंशियल बिल 1 है। ठीक है, तो सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो कि आपने फॉलो करा था ना लोकसभा के अंदर मनी बिल को पास करवाने के लिए, फॉलोइंग द प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 110, यही एक एप्लीकेबल होगा इसी बिल के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग इसलिए बन जाएगा, हालांकि वहां पर नौटंकी चलती थी कि राज्यसभा को देना है कि नहीं देना है। अब क्योंकि ये पहले, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लोकसभा के अंदर फॉलो होगा, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, एक रूल को मत भूलना, इसलिए राइटर ने ना आपको पहले ही बता दिया कि किस एस्पेक्ट में ये बिल्कुल सिमिलर है मनी बिल से अंडर आर्टिकल 110, यानी कि जो 110 और 117 क्लॉज 1 है बिल्कुल सेम है। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। अब लोकसभा के अंदर जैसे आपने मनी बिल को पास करवाया था ना, वैसे तो हो जाएगा, लेकिन मनी बिल जब हम एक आर्टिकल 110 के तहत उसको डिफाइन करते हैं, राज्यसभा की तो वहाँ पर कोई पावर होती नहीं है, क्योंकि यार वो एक स्पेशल तरीके का बिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लोकसभा से आप पूरा का पूरा सेम प्रोसीजर जैसे आपने मनी बिल के अंदर फॉलो करा था वो कर लो, लेकिन यहाँ पर ना फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर राज्यसभा को पावरलेस मत समझना। यहाँ पर आपको उसको टरकाना नहीं है 14 दिन की रिकमेंडेशन देकर के तो पावरलेस है, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। उसका वजूद नहीं है आर्टिकल 110 के तहत, लेकिन राज्यसभा का वजूद आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में है। क्यों? इट इज गवर्नड बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एप्लीकेबल टू द ऑर्डिनरी बिल। डिफरेंस क्या हो जाएगा? सिर्फ डिफरेंस हो जाएगा, सबसे पहले बस ये लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, इसलिए मैं शुरू में ऑर्डिनरी बिल इसको कहकर डिफाइन नहीं करना चाह रहा था। क्यों? आपको फिर ये लगता है कि ऑर्डिनरी बिल बाय डिफॉल्ट बाय डेफिनेशन तो यही होता है कि वो किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है। बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल के केस में हो सकता है, लेकिन इसका प्रोसीजर ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है। इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी बिल। क्यों? लिमिटेशन इसके ऊपर ये है, इट कैन ओनली बी एट इनिशियल लेवल, कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। दूसरी कंडीशन, विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर राज्यसभा या तो उसे रिजेक्ट कर देगा या अमेंड कर देगा, लेकिन ये पावर राज्यसभा को आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के तहत मिली है। अगर ये आर्टिकल 110 होता तो राज्यसभा की इतनी हैसियत होती क्या, बताओ, कि वो रिजेक्ट कर दे, अमेंड कर दे उसे? बोलो, नहीं ना। वो सिर्फ क्या दे सकता था? रिजेक्शन और अमेंडमेंट की जगह मैं क्या लिख दूं? रिकमेंडेशन। ठीक है, अब यहां पर राज्यसभा कुछ भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, बस एक तरह की अमेंडमेंट नहीं ला सकता फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर। अगेन जो ये ब्रैकेट वाली बात है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बन सकता है मयूर। एक्सेप्ट डेट एन अमेंडमेंट अदर देन फॉर रिडक्शन और एबॉलिशन ऑफ अ टैक्स, इट कैनॉट बी मूव्ड इन ईदर हाउस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्यों? यार इसका मुद्दा तो ऑलरेडी डील हो जाता है ना आर्टिकल 110 के तहत। भूल गए? ये लाइन देखो, सबसे पहले ही देख लो, एबॉलिशन, इम्पोजिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। जब हम ये चीज कर रहे हैं तो श्रेया फिर डबल इंटरप्रिटेशन नहीं हो जाएगी फालतू में? हो जाएगी ना? बात करता है, लेकिन आप ये देखो,
ये लाइन में स्पेसिफिक बोल रहा हूँ कि राज्यसभा किस तरह की अमेंडमेंट पेश नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा को कोई रोल ही नहीं है टैक्स में। ये क्यों डिसाइड करेगा टैक्स की बात है, इसके कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ मैं वाली बात। मेरी एक सेकंड मैं क्लियर कर देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाती है, मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 110 की पूरी बातें हैं इसके अंदर, पहले बताओ एग्री करते हो इस बात से? लेकिन आर्टिकल 10 ने हमारी बुद्धि को एक चीज़ में बांध रखा है कि भैया राज्यसभा की कोई पावर नहीं है वहाँ पर। अगेन ये बोल रहा है, अब आर्टिकल 117 के ऊपर दिमाग लेकर आओ अपना, क्लॉज 1 के अंदर जो कि है फाइनेंशियल बिल 1, ये बोल रहा है कि सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जैसे ऑर्डिनरी बिल का फॉलो होता है प्रोसीजर इस फाइनेंशियल बिल 1 में। अगर इसके अंदर कंटेंट टैक्स से रिलेटेड है ना, तो राज्यसभा की अमेंड करने की पावर छीन ली जाएगी फिर यहाँ से इस बिल से। राज्यसभा कुछ भी वो कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है इस बिल को। रिजेक्ट कर दिए तो चलो अमेंडमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता, उसको पसंद ही नहीं आया इसका मतलब, अमेंडमेंट दे रहा है वो कोई, ठीक है, और पेश कर रहा है। बस अगर टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ है ना, तो इसके केस के अंदर भले ही ऑर्डिनरी बिल के प्रोसेस से आता हो, लेकिन फिर अगेन पावर चली जाएगी लोकसभा के पास। अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में, इफ इट डील्स विद रिडक्शन और एबॉलिशन ऑफ टैक्स, ठीक है। और यहाँ पर तो एक चीज़ से बांध भी दिया जाता है, क्यों भाई, टैक्स वैक्स का मुद्दा ऑलरेडी 110 के अंदर डील हो चुका है, राज्यसभा की पावर वैसे भी वहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर साफ तरीके से लिख दिया जाता है, इट कैन नॉट बी मूव्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट को अगर ठीक लगेगा, प्रेसिडेंट ये बोल देगा वाई टू ओपन द विंडो ऑफ आर्टिकल 117 क्लॉज 1, 110 का विंडो है तो वहाँ पे ही कर लो ना इसको इंट्रोड्यूस। और क्या, और की फर्क पहनता है, ये भी तो मनी बिल है, वो भी तो मनी बिल है, नेचर तो वही है। तो प्रेसिडेंट बोलेगा कंफ्यूजन का को क्रिएट करनी, जब वो 110 के अंदर पहली लाइन ही उसकी डेफिनेशन की यही डिफाइन करती है उसको कि टैक्सेशन का इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन, रेगुलेशन, इतना बड़ा इतना कुछ लिख रखा है टैक्स के बारे में, तो उसको 110 के अंदर लेकर आ जाओ ना, ये चीज़ है। अब ये चीज़ पता है इंपॉर्टेंट क्यों और बन जाती है, क्योंकि स्पीकर की रिकमेंडेशन फिर ना फाइनल हो जाएगी अगर क्लियर नहीं हुआ पहले से कुछ भी। और बहुत बार मुद्दा आता है अर्पित, आपने अखबारों में अंदर सुना होगा, मयूर आपने, हरमीत सबने सुना होगा, इसमें सुना कि एडिटोरियल्स में कभी कभार एक कुछ द हिंदू में कुछ चर्चा होती है कि स्पीकर के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि जानबूझकर इन्होंने इस बिल को मनी बिल की तरह इंटरप्रेट कर लिया या फाइनेंशियल बिल की तरह इंटरप्रेट कर लिया इजी विंडो बनाने के लिए, है ना। अब लेकिन पता क्या, हाँ वही है वाली बात है ना कि एडिटोरियल ही लिख सकते हैं हम, सिर्फ उनकी निंदा कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते उनका, समझ रहे हो, कुछ नहीं हो सकता उसको, तो कोई कोर्ट ऑफ लॉ तक नहीं कर सकता। ये लाइन देखो, ये देखो कि अबे अगर कभी भी कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई बिल अगर मनी बिल है कि नहीं है, स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है, इस डिसीजन इसके रिगार्ड में इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इवन द प्रेसिडेंट, हर जगह से इंडिपेंडेंट है। एंड रूलिंग पार्टी इसी को आगे कर देती है फिर, क्यों, सेफ विंडो क्या मिल जाती है रूलिंग पार्टी को, सेकेंड हाउस में कोई वो नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। और इसलिए आपको क्या लगता है, आपने अक्सर, मैं क्यों बोल रहा हूँ श्रेया शुरू से इसकी इस वाली डिस्कशन में वाली बात कि बच्चों को फाइनेंशियल बिल 1 और 2 नहीं पता होता, आता ही नहीं अखबारों में, इसलिए नहीं आता, सरकार 117 क्लॉज 1 क्लॉज 2 को यूज़ ही नहीं करती है, सरकार जाती है इसकी तरफ, क्योंकि यहाँ पर तो फिर भी जो पास करने का जो प्रोसीजर है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह है। क्यों सरकार ये माथापच्ची करेगी, सरकार को तो रास्ता ब्लॉक करना है ना दूसरे हाउस का जल्दी पास करवाने के लिए, और दूसरे हाउस का कोई सेइंग भी ना हो, ताकि चिल्ला लो तुम जितना मर्जी चिल्लाना है, वो तुम्हारे पास आएगा बस, फिर भी पास हो जाएगा, रखे रहो तुम 14 दिन के 14 साल के लिए रखे रहो उसको। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर 117 क्लॉज 1 का यूज़ करा तो मयूर फिर तो वही वाली बात है ना, फंस गई सरकार तो राज्यसभा के पास, क्योंकि यहाँ पर एक पावर आ जाती है, क्या, ये देखो कीवर्ड, मैं ग्रीन कलर से इसको मार्क करता हूँ, इट कैन ईदर रिजेक्ट ऑल्सो, अमेंडमेंट से दिक्कत नहीं है, रिजेक्शन, और रिजेक्ट हो गया तो सेम सेशन में फिर आएगा नहीं, टल गई 6 महीनों की बात। एंड सरकार वो जल्दी क्यों लेकर आना चाह रही होगी, वोट बैंक पॉलिटिक्स, किसी राज्य में चुनाव होंगे शायद से,
समझ रहे हो गेम, समझ रहे हो इसकी श्रेया, पीछे आइडियोलॉजी समझ रहे हो, ये सब क्या चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरह सोचना, बिल्कुल श्रेया इंदिरा गांधी इमेजिन कर लो अपने आपको बिल्कुल इस टॉपिक को पढ़ते हुए। ठीक है, तो डेट इज, कहाँ गया ये, हाँ मैं फिर से बोलता हूँ, अमेंडमेंट कोई भी हो अदर देन फॉर द रिडक्शन और एबॉलिशन ऑफ टैक्स, इट कैन नॉट बी मूव्ड इन ईदर हाउस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। डेट इज, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मूविंग एन अमेंडमेंट। ठीक है, टैक्स को अबॉलिश करना है या रिड्यूस करना है, इसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? ये मुद्दा ऑटोमेटिकली कहाँ डील हो जाएगा, आर्टिकल 110 में। वेरी गुड। अब अगर यहां पर देखो, राज्यसभा के पास अच्छी खासी पावर है कि नहीं है रिजेक्ट करने की और अमेंडमेंट प्रपोज करने की, बताओ, सिर्फ टैक्स की अगर हटाते तो बोलो, है ना। तो यानी कि अगर राज्यसभा के पास बिल्कुल वैसी पावर है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है राइटर ने कि ऑर्डिनरी बिल की प्रोसीजर सही है, फाइनेंशियल बिल 1 पास होता है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है ना दोनों हाउसेस के बीच में? बिल्कुल हो सकता है। तो इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेस ओवर सच अ बिल, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, ज्वाइंट सेटिंग बुला सकता है डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए। जब बिल प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करा जाता है, प्रेसिडेंट के पास अगेन ऑप्शन है, क्या ही और शी कैन ईदर गिव हिज सिग्नेचर टू द बिल, विदहोल्ड हिज सिग्नेचर टू द बिल, और रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। देख रहे हो, देख रहे हो इस चीज़ को, मनी बिल के नेचर का बिल है फाइनेंशियल बिल, मनी बिल में वो नहीं कर सकता रिटर्न वो उसको। अगर आर्टिकल 110 वाली जो जितनी भी बातें हैं, आर्टिकल 110 को रिटर्न नहीं कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 117 क्लॉज 1 को रिटर्न करने की दम रखता है प्रेसिडेंट। अब समझ गए श्रेया मैं क्यों बोल रहा था इतना इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं पता रहता ये वाली बातें। ठीक है, अच्छे से इसको देखना, इसके नोट्स वगैरह सब कुछ बनाना, बार बार इसको पढ़ना ताकि क्लियर हो। हरनीत समझ में आ रहा है, सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा, मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल बिल 2 की। अब श्रेय हमें ये भी तो जानना पड़ेगा ना, आर्टिकल 110 और 117 क्लॉज 1 के अंदर अच्छा खासा फर्क हमें नजर आ गया है ना, लेकिन बात वहीं खत्म हो जाती है, फाइनेंशियल बिल ही हेडिंग लिख देते हैं। 1 और 2 का मतलब क्या होता है, यानी कि हमें 1 और 2 के बीच में सारे के सारे डिफरेंसेस पता होने चाहिए, है ना। ये एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन सकता है हमें एलिमिनेट करने का, हमें फंसाने का। तो सबसे पहले तो कोई भी चीज़ अगर जो ट्रैप लेवल पर होती है, हमें सबसे पहले उसके अस्तित्व को जानना चाहिए। अस्तित्व की दुविधा को हम लोग दूर कर लेते हैं, कैसे? सबसे पहले आर्टिकल नंबर याद करके, आर्टिकल 110 इट सोनली डील्स विद मनी बिल। 117 क्लॉज 1 फाइनेंशियल बिल 1, 117 ही है लेकिन क्लॉज 3 फाइनेंशियल बिल 2। अब हमें जानना ये है 117 क्लॉज 1 वर्सेस 117 क्लॉज 3 में फ़र्क क्या है, वाई दिस इन्वेंशन ऑफ फाइनेंशियल बिल 2। देख लेते हैं इसको। फाइनेंशियल बिल 2 के अंदर वो सारे प्रोविज़न होते हैं जो कि डील करते हैं सरकार ने कितना पैसा खर्च करा देश की तिजोरी से निकालकर, जिस तिजोरी का नाम होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है हरनीत, फाइनेंशियल बिल 1 अपने अंदर समा लेता था, आर्टिकल 117(1) तो ये था, लेकिन अपने अंदर 110 को भी समा लेता था ये, राइट श्रेया, मनी बिल को भी। डिफरेंस सिर्फ इतना है, फाइनेंशियल बिल 2 ऐसे किसी भी मुद्दे के बारे में बात नहीं करेगा जो कि आर्टिकल 110 का पार्ट हो, यानी कि मनी बिल की डेफिनेशन का पार्ट हो। क्यों? ये नॉनसेंस चीज हो जाएगी फिर। ये ऑलरेडी काम आर्टिकल 110 तो खुद कर ही रहा है, फाइनेंशियल बिल 1 भी कर रहा है ना। अब तीसरी जगह अगर हम लोग इसको लिख देंगे तो फिर ये नॉनसेंस और टाइम वेस्ट और लेंथी प्रोसीजर करने वाली बात हो जाएगी फिर ये, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा बेफालतू के अंदर बल्कि बनाने वाली बात हो जाएगी। ये भी एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही ट्रीट करा जाता है, अपने सारे के सारे एस्पेक्ट में इसको पास करवाना, एंड इट इज़ गवर्न बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो कि एक ऑर्डिनरी बिल के लिए एप्लीकेबल होता है।
इस बिल का सिर्फ और सिर्फ इकलौता स्पेशल फीचर यही है, इस पूरी डिस्कशन में कीवर्ड यही है, ओनली स्पेशल फीचर ऑफ दिस बिल क्या है? ध्यान से समझना, आराम से ठंडे दिमाग से सुनो इस चीज़ को। पहले इंग्लिश पढ़ता हूँ उसकी मैं, फिर हिंदी बताऊंगा। इट कैनॉट बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कंडीशन है कब तक? अनलेस प्रेसिडेंट हैज रिकमेंडेड टू दैट हाउस। टू दैट हाउस इसका मतलब क्या है? ये किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है क्या? बिल्कुल। लेकिन फाइनेंशियल बिल बन हो सकता है क्या किसी के भी अंदर? नहीं। आर्टिकल 110 और 117 क्लॉज 1 के ऊपर बंदिशें क्या हैं? कौन सा हाउस सबसे पहले? लोकसभा। अब यहां पर देखो, ओनली स्पेशल फीचर ऑफ दिस बिल इज दैट ये दोनों हाउसेस में पास नहीं हो सकता जब तक प्रेसिडेंट ने उस हाउस को रिकमेंड ना करा हो कि तुम इस बिल को कंसिडर करो। दो वर्ड होते हैं, देखो आपने जो मनी बिल पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था? मनी बिल, प्रेसिडेंट परमिशन जो मनी बिल के केस में देता है वो किस लिए देता है? किस लिए देता है? आर्टिकल 110 के तहत। वेरी गुड, इंट्रोड्यूस करने के लिए। कीवर्ड सिर्फ इतना सही है, यहां पर क्या वर्ड लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन के लिए श्रेया किसी भी हाउस को प्रेसिडेंट की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चर्चा करने के लिए, जैसे कुत्ते को नहीं बोल देते छू जा काट ले से, बस उतनी ही परमिशन यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो इशारा एक लाल झंडी और हरी झंडी दिखाएगा बस, ठीक है? तो यहां पर क्या है, फिर से बता रहा हूं मैं, दोनों के दोनों जो पार्लियामेंट के हाउसेस हैं वो इस बिल को पास नहीं कर सकते, फाइनेंशियल बिल 2 को, अंडर आर्टिकल 117 क्लॉज 3, जब तक प्रेसिडेंट ने रिकमेंड ना कर रखा उस हाउस को कि आप इस बिल को कंसिडर करो। अभी और बताता हूं और क्लियर हो जाएगा। यानी कि जो फाइनेंशियल बिल 2 है वो किसी भी पार्लियामेंट के हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है, और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन यहां पर इंट्रोडक्टरी स्टेज पर इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन जो है इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन, बट कौन सी स्टेज में इंपॉर्टेंट है? एट द स्टेज ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन और इंट्रोडक्शन में मुझे जरा आप लोग फर्क बता दो, तभी आप लोगों को भी क्लियर होगा और हम भी अपनी डिस्कशन को फ्रूटफुल बना पाएंगे। यानी कि यहाँ पर हाउस जो है मयूर अपने आप में सुप्रीम है कि भाई हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे इस बिल को, हमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, राइट? अब इस पे चर्चा इनिशिएट होगी कि नहीं होगी और आगे की प्रक्रिया वोटिंग वगैरह, हालांकि वो तो बहुत बात की बात होती है, सबसे पहले तो चर्चा ही होगी। चर्चा होनी है कि नहीं होनी है, हाउस को इसको कंसिडर करना है कि नहीं करना है, यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। अब अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि सर कंसिडरेशन का मतलब अभी क्लियर नहीं हो रहा दिमाग के अंदर, तो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स को याद करो। एक चीज याद है मयूर, हमने किसी कंटेक्स्ट के अंदर रेजोल्यूशन और मोशन पढ़ रहे थे, एक चीज पढ़ी थी, एक कंडीशन, संवैधानिक प्रक्रिया। कभी कभार हाउस में किसी चीज को कंसिडर करवाने के लिए, उसके ऊपर चर्चा हो, इस चीज को इनिशिएट करवाने के लिए, एक लाइन सुनी थी ना श्रेया आपने, 50 मेंबर्स की अनुमति चाहिए होती सिर्फ चर्चा इनिशिएट करवाने के लिए, याद है? अब बस आप अपना दिमाग इस तरफ ले आओ, यहां पर वो जो 50 मेंबर्स है ना, उनका काम कौन करेगा चर्चा करवाने के लिए? परमिशन किसकी? राष्ट्रपति की। बस वो 50 मेंबर्स वाली बात यहां से हट गई है, उन 50 का दम एक में आ गया इस पर्सन में। कंसिडरेशन देखो ना भाई, कंसिडरेशन के लिए परमिशन दे रहा है, यानी कि कुछ तो कर ही रहा होगा, पागल तो होगा नहीं, कुछ तो पावर होगी ना कि चर्चा, देखो इंट्रोड्यूस कोई भी करवा ले, लेकिन चर्चा इसकी अनुमति के बिना नहीं हो सकती उस हाउस के अंदर। अब वहां पर अगर रेजोल्यूशन या मोशन होता अगर ये टॉपिक, तो हम क्या कहते? हम कहते कि 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, और यहां पर क्या है, प्रेसिडेंट इकलौता ये वाला काम कर देगा। तो सेम कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, उसके द्वारा इट कैन ईदर बी रिजेक्टेड
और अमेंडेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, डिपेंड करता है कौन सा हाउस में गया, दूसरा हाउस का नेचर क्या हो रहा है। अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए दोनों हाउसेस के बीच में ओवर सच अ बिल, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं दोनों हाउसेस की डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए। जब बिल राष्ट्रपति को प्रेजेंट करा जाता है, वो या तो अपना सिग्नेचर दे सकते हैं या रोक सकते हैं या बिल को रिटर्न कर सकते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन। यानी कि इन तीनों में से हमें एक चीज़ क्या समझ में आई, सिर्फ कौन से आर्टिकल के तहत कौन से बिल का नेचर ऐसा होता है जब राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकते। मनी बिल 110, बाकी दोनों को प्रेसिडेंट भेज सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि उनका नेचर जो है बार लिखा हुआ था ना, ऑर्डिनरी बिल की तरह है। दे आर गवर्न बाय द सेम प्रोसीजर एज दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल। और ऑर्डिनरी बिल के अंदर प्रेसिडेंट एक बार तो भेज ही देते हैं उसे वापस। हाँ, सवाल ही उठता है आर्टिकल 117 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के तहत अगर फिर से प्रेसिडेंट के पास वो आ जाए पास होकर, तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा इस बारी? एसेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।